Good morning, students. Today we are going to start a chapter 7 for class 11th Hindi medium RPSC. Okay? Subject is chemistry. Clear? Okay? रासायनिक साम्य. रासायनिक साम्य ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. देखिए, अब सबसे पहले आपने जाना है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ये क्रियाकारक है और ये क्रियाफल है. ठीक है, क्रियाकारक किस में बदलते हैं? क्रियाफल में बदलते हैं. तो क्रियाकारक जो है, प्रारंभ में क्रियाकारक क्या होते हैं? क्रियाकारक की सांद्रता कितनी होती है? अधिकतम सांद्रता होती है. कब? प्रारंभ में. प्रारंभ में, जबकि टाइम क्या है? 0. और क्रियाफल की सांद्रता 0 होती है यदि हम सांद्रता की बात करें तो. ठीक है. और क्रियाकारक से क्रियाफल यानी एक दिशा में अभिक्रिया चल रही है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अग्रअभिक्रिया. अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, क्रियाकारक की सांद्रता तो क्या होती जाती है? कम होती जाती है. और क्रियाफल की सांद्रता क्या है? बढ़ती जाती है. सांद्रता बढ़ती है. प्रारंभ में इसकी सांद्रता 0 थी. ठीक है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है. तो ये एक अग्रअभिक्रिया हो गई. यदि क्या हो जाए, यदि ये जो क्रियाफल है ये कैसे काम करने लग जाए? क्रियाकारक की तरह काम करने लग जाए. समझ में आ रहा है? और क्रियाकारक की तरह काम करें, क्रियाकारक की तरह काम करने लग जाए और यह अभिक्रिया इस दिशा में चली जाए और ये क्या बना ले? क्रियाफल बना ले. क्रियाफल जो था वो क्रियाकारक की तरह काम करे और जो क्रियाकारक है वो क्रियाफल की तरह काम करे. तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? प्रतीप अभिक्रिया हो गई. ठीक है. तो वह स्थिति जब अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाए. पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाए, बराबर हो, उसे हम कहते हैं रासायनिक साम्य कहते हैं अपने आप. ठीक है. तो वह स्थिति, वह समय जब अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, रासायनिक साम्य कहलाती है. और इसे हम किससे बताते हैं? डबल साइडेड एरो से बताते हैं. इस तरीके से. इसका मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है. तो यदि हम एक ग्राफ खींचें, किस किस के बीच में? यदि हम एक ग्राफ खींचे समय और अभिक्रिया वेग के मध्य, इसके मध्य? अभिक्रिया वेग के मध्य. ठीक है. तो आप देखो, अग्र अभिक्रिया 0 समय पर अग्र अभिक्रिया सबसे ज्यादा होगी और समय के साथ साथ ये कम होती चली जाएगी. और ये हो गई आपकी अग्र अभिक्रिया, ये हो गई आपकी पश्च अभिक्रिया. और यहाँ पर क्या आ जाता है? ये जो अग्र अभिक्रिया है ये पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाती है. ठीक है. क्लियर. तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम अभिक्रिया में क्या आ गया? साम्य आ गया. ठीक है. अब इसको हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, मान लीजिए एक अभिक्रिया है A + B = C + D. कुछ समय बाद ये ऐसे, यानी दोनों डायरेक्शन में हो रही है, इसका मतलब सामने स्थापित हो गया. ठीक है. अब यहां पर आपको ये देखना है कि जब हम अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये देखना है कि जो अग्र अभिक्रिया है
उसका वेग क्या होगा। एक अभिक्रिया इस दिशा में जा रही है जिसे हम अग्र अभिक्रिया कह रहे हैं, दूसरी अभिक्रिया पश्च दिशा में जा रही है। अग्र अभिक्रिया के वेग को हम RF से बता रहे हैं, पश्च अभिक्रिया के वेग को हम यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बता रहे हैं। तो जो गुल्डबर्ग और वागे था, गुल्डबर्ग और वागे दोनों ने क्या किया कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके बराबर होता है, वागे के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और सक्रिय द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गई। अब आप यहाँ मानिए, ठीक है, सक्रिय क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो अग्र अभिक्रिया क्या होगी, अग्र अभिक्रिया समानुपाती होगी किसके, A और B के। ये किस चीज को बता रहे हैं, सक्रिय द्रव्यमान को। ऐसे चौड़ी ये सांद्रता है, यानी अग्र अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती है, क्रिया कारकों की सांद्रता के। तो RF किसके बराबर हो जाएगा, KF। एक समानुपाती का स्थिरांक लगा दिया हमने, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पश्च अभिक्रिया किसके समानुपाती, पश्च ये चल रही है ऐसे चल रही है तो इसमें ये क्रिया कारक है, तो पश्च अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती हो जाएगा, इसके सक्रिय द्रव्यमान के। तो ये हो गई बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गई, KB, C और D। इस इक्वेशन को तो कह रहे हैं। तो RF बराबर RB, ठीक है। साम्य पर क्या होगा, साम्य पर अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया के बराबर हो जाएगी। तो KF किसके बराबर हो जाएगी, A के बराबर और B के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगी, KB, C और D, ठीक है। तो KF ऐसा ही रहा, KB को नीचे ले आए, ऐसे ये C रहा, ये D रहा, और इसके नीचे हमने A लगा दिया और B लगा दिया। अब ये अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक है, ये पश्च अभिक्रिया का स्थिरांक है। ये क्या है, ये है अग्र अभिक्रिया स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक। और ये पश्च अभिक्रिया वेग स्थिरांक, पश्च अभिक्रिया वेग स्थिरांक, क्लियर। अब दोनों स्थिरांकों का जो अनुपात है वो एक नया अनुपात होगा जिसे हम क्या कहेंगे, साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक क्या है, अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के स्थिरांक का अनुपात है। ये क्या है, उत्पाद की सांद्रता कौन, क्रिया कारकों की सांद्रता, क्रिया कारकों की सांद्रता, ठीक है। तो साम्य स्थिरांक को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो समझ में आ गया, यानी साम्य वो होता है जिस पर कि अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। और ये साम्य जो है वो कैसा साम्य है, गतिक साम्य है, डायनेमिक साम्य है, गतिक साम्य है। गतिक साम्य क्यों है, क्योंकि गतिक साम्य क्या होता है, जब सांद्रताएं क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, यानी जब अभिक्रियाओं का वेग बराबर हुआ तो सांद्रताएं स्थिर हो जाएंगी। सांद्रताएं किस किस की, क्रिया कारक की और क्रियाफल की, क्रिया कारक और क्रियाफल की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है, ठीक है। और हमें कैसे लगता है कि अभिक्रिया क्या हो गई, हमें ऐसा लगता है कि अभिक्रिया रुक गई, रुक जाए, लेकिन वाकई में अभिक्रिया रुकी नहीं है, अभिक्रिया तो चल रही है, अभिक्रिया रुकी नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो गया है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि अभिक्रिया रुक गई है, क्लियर। तो ये हो गया साम्य, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जैसे कोई भी अभिक्रिया लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभिक्रिया लिखी मैंने H2 + I2 = 2HI, तो K क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता। अब
अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता का ये जो भी आगे मोल है वो पावर में चले जाएंगे। क्लियर? ठीक है। क्रियाकारकों की सक्रिय द्रव्यमान के और सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज हो गई वुल्डबर्ग और वागे के नियम के अनुसार। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर आप क्लियर, अब आप देखो जो के है वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हो सकते हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, देखो कैसे, अब के क्या हो सकता है। ठीक है, इस चीज को अब हम देखेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले आपको देखना है सामने स्थिरांक जो है के है। ठीक है, अब यदि हम सांद्रताओं को काम में ले रहे हैं तो उसे हम केसी कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसे हम कैसे निकालते हैं इसको समझिए आप कि केसी हम कैसे निकाल रहे हैं। केसी निकालने के लिए आप देखिए कि मान लीजिए आपको एक अभिक्रिया दी हुई है N2 + 3H2 = 2NH3। तो केसी क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, अब यदि मुझे इसके लिए क्या लिखना है, P, Kp। क्लियर, Kp क्या है, Kp जो है वो दाब में साम्य स्थिरांक, यानी दाब जब स्थिर है, यानी गैसीय निकाय में यदि आपको साम्य स्थिरांक निकालना है, गैसीय निकाय में तो ये हो जाएगा, और द्रव में यदि निकालना है तो ये हो जाएगा। तो Kp को कैसे लिखेंगे, Kp को लिखेंगे बिल्कुल इसी अभिक्रिया के लिख रही हूँ, P लिख देंगे बस आप, PnH3 का स्क्वायर बिल्कुल सेम अपॉन 3N2 इंटू PH2। क्लियर, ये हो गया। तो Kc क्या हो गया और Kp क्या हो गया, ये आपको आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कि जब वो आपको ये कह रहा है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि Kp की गणना हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया में आपके पास क्रियाकारक है A और B और उत्पाद है C और D। ओके, A के कितने मोल है, A, B के कितने मोल है, स्मॉल b, C के स्मॉल c और इसका कैपिटल D। और अभिक्रिया दोनों डायरेक्शंस में हो रही है। ठीक है, तो आप जो Kp का कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरीके से होगा, देखिए अभी बताया Kp को कैसे लिखेंगे। Kp को लिखेंगे P C C P D D। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए P A A P B B। यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। अब आप देखिए P V इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। P किसके बराबर हो गया, N/VRT के बराबर हो गया। P किसके बराबर हो गया, CRT के बराबर हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये जो C है, यदि मान लीजिए मैं ऐसे PA लिखती हूँ, इसका मतलब A की सांद्रता RT। यदि मैं PB लिखती हूँ, B की सांद्रता RT। यदि मैं C लिखती हूँ, C की सांद्रता RT। और यदि मैं D लिखती हूँ
RT। क्लियर? इसको मैंने एक इक्वेशन कहा, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है। अब हमने क्या किया, चारों इक्वेशन से Kp की वैल्यू में मान रखा। तो Kp क्या हो गया आपका, देखिए Pc की वैल्यू रखी आपने इक्वेशन 3 से, तो हो गया CRT, दूसरे में हो गया DRT, नेक्स्ट हो गया ART और BRT। क्लियर? अब आप देखिए सबकी पावर में पावर्स लगी हुई है, इसकी पावर C हो गई, इसकी भी पावर C हो गई, इसकी पावर D हो गई, इसकी भी पावर D हो गई, इसकी पावर A हो गई, इसकी भी पावर A हो गई, इसकी पावर B हो गई, इसकी भी पावर B हो गई। क्लियर? तो इसका मतलब CC DD RT C प्लस D दोनों की कॉमन हो जाएगी। क्लियर? अपॉन A की पावर A, B की पावर B, RT A प्लस B। क्लियर? तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, C D अपॉन A और B RT C प्लस D माइनस A प्लस D। ये जो चीज़ है ये ऊपर जाएगी, C प्लस D के साथ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये किसके बराबर है, Kp के बराबर है। क्लियर? Kp के बराबर है। ये क्या चीज़ है, ये तो C है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Kp बराबर Kc RT। अब आप देखिए अभिक्रिया में कैपिटल A कैपिटल B तो क्या है, क्रिया कारक है, और कैपिटल C और कैपिटल D क्या है, क्रियाफल है। ठीक है, और ये स्मॉल a b c और d मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। ठीक है, तो क्रियाफल के मोलों की संख्या, क्रियाफल के मोल माइनस क्रिया कारक के मोल, कारक के मोल। ठीक है, तो Kp किसके बराबर हो गया, Kc RT डेल्टा n। डेल्टा n क्या हो गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्रियाफल माने प्रोडक्ट। ठीक है, तो Kp और Kc के मध्य क्या संबंध आया ये आपको पता पड़ गया। उसकी Kc को हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट सांद्रता में, Kp को कैसे लिखेंगे, उसके प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, और Kp और Kc में क्या संबंध आएगा, वो ये आएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं। थैंक यू।